गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने कल के लेक्चर में मानव पर्यावरण के संबंध से संबंधित जो अवधारणाएं हैं, जो विचारधाराएं हैं, टॉपिक को शुरू किया था और मैंने इन शॉर्ट आप लोगों को निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवादी जो विचारधाराएं हैं मानव और पर्यावरण के संबंधों से संबंधित, उनके बारे में बताया था। आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू करते हैं निश्चयवादी विचारधारा। निश्चयवादी विचारधारा जो है इसे नियतिवादी विचारधारा भी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे डिटर्मिनिज्म कहते हैं। और ये विचारधारा जो है ये 18वीं 19वीं शताब्दी में विकसित थी और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में ये अपने सर्वोच्च पर थी। उसके बाद धीरे धीरे इसका जो विचारधारा है इसका प्रभाव कम होता गया, समाप्त होता गया और संभववादी विचारधारा का विकास हुआ। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि नियतिवाद है क्या, तो नियतिवाद जो है वो मानव भूगोल की प्रारंभिक और प्रमुख विचारधारा है। इसमें मानव प्रकृति के संबंधों की व्याख्या प्रकृति को सर्वशक्तिमान और समस्त मानवीय क्रियाओं का नियंत्रक मानकर किया जाता है, करती है। वास्तव में उस समय क्या था कि मनुष्य ने अधिक तकनीकी और वैज्ञानिक विकास जो है वो नहीं किया था, तो उसने यंत्रों का भी विकास नहीं किया था और वह प्रकृति के सामने असहाय सा प्रतीत होता था, असहाय दिखाई देता था। इसलिए उस समय के जो भूगोलवेता हुए उन्होंने प्रकृति को ही मानव द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्यों के नियंत्रक की तरह देखा। वातावरणवाद यानी निश्चयवाद नियतिवाद से अभिप्राय है कि नियतिवादी विचारधारक जो थे, वातावरणवाद के जो विचारक थे, वो मानव का विकास उसके वातावरण के द्वारा होता है ऐसा मानते थे। वातावरण ही मनुष्य के जीवन यापन का जो ढंग होता है उसको प्रभावित करता है। यानी कि मनुष्य अपने जीवन को गुजारने के लिए जो भी आर्थिक क्रियाएं करता है वे सभी पर्यावरण से ही प्रभावित होती है। जैसे वो कृषि करता है या आखेट करता है या पशु उत्पाद जो है उनको एकत्रित करता है आदि। इसमें सांस्कृतिक की बजाय भौतिक वातावरण को ही महत्व दिया जाता है। देखो, सांस्कृतिक वातावरण होता है जिसका निर्माण मनुष्य करता है और मनुष्य इसमें प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों का प्रयोग करते हुए विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाओं करता है और सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण करता है। जैसे कि वो गांव नगर बसाता है, सड़कें बनाता है, रेल मार्ग बिछाता है, उसके द्वारा नहरें निकाली जाती हैं, नदियों के ऊपर पुल बनाता है या विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के लिए वो उद्योगों की स्थापना करता है और सांस्कृतिक प्रतिष्ठान वगैरह जो भी बनाता है वो सभी सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। जबकि भौतिक वातावरण जो है वो प्राकृतिक वातावरण है, यानी कि प्रकृति द्वारा निर्मित है वो पूरी तरह से। तो नियतिवादी विचारधारा जो है इसमें सांस्कृतिक की बजाय भौतिक वातावरण को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इसमें मनुष्य जो है उसको निष्क्रिय अभिकर्ता माना जाता है और भौतिक वातावरण ही किसी क्षेत्र में निवास करने वाले मानव वर्ग के विभिन्न क्रियाकलापों को और आचार विचारों को निश्चित करता है। इसके अनुसार मनुष्य सदैव प्रकृति के अनुकूल कार्य करता है और निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य जो है वो पूरी तरह से प्रकृति का दास माना गया है। वातावरणवादी विचारकों का मानना है कि समस्त मानवीय क्रियाएं अपनी भौतिक दशाओं जैसे कि स्थिति, उच्चावच, जलवायु, मिट्टी, खनिज, जीव जंतु आदि के द्वारा नियंत्रित होती है और भौतिक दशाओं के अनुसार ही मानव का जो शारीरिक गठन होता है, किस प्रकार का वो भोजन करता है, कैसे वो वस्त्र पहनता है, सूती पहनता है या ऊनी पहनता है या पशुओं के खाल के बने हुए वस्त्र पहनता है आदि, और प्राथमिक आवश्यकताएं जो हैं इसकी भोजन, वस्त्र और आवास और साथ ही व्यवसायों को, सामाजिक सांस्कृतिक दशाओं को आदि को निर्धारित करती हैं। विभिन्न भौतिक दशाएं यानी प्राकृतिक पर्यावरण का ही इन सब के ऊपर प्रभाव होता है, नियंत्रण होता है। इसमें प्रकृति की प्रबलता के ऊपर बल दिया जाता है और मनुष्य को प्रकृति का अनुगामी या सेवक सिद्ध करने का प्रयास किया गया। पर्यावरणवादी विचारक जो हैं वो प्राकृतिक पर्यावरण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, इसीलिए इस विचारधारा को पर्यावरणवाद भी कहा जाता है। अब निश्चयवाद का विकास अगर हम देखें तो कैसे हुआ, कहाँ हुआ, तो निश्चयवाद की जड़ें जो है वो बहुत अधिक प्राचीन है, जब मानव का वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान बहुत ही कम विकसित था।
तो मानव के जीवन और उसकी समस्त क्रियाएं जो थी वो पूरी तरह से प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों के द्वारा नियंत्रित होती थी। ठीक है। और जैसे कि वो कृषि करता है या आखेट पशुपालन प्रकृति द्वारा ही नियंत्रित होते थे। और प्राकृतिक प्रकोपों से भी मनुष्य डरता था, जैसे बिजली अगर कड़कती थी या तूफान आता था, आंधी आती थी, तो मनुष्य भयभीत हो जाता था। और इसी वजह से उसने विविध जो प्राकृतिक तत्व थे, जैसे पत्थरों को, विभिन्न वृक्षों को, उसने अपने उस भय के कारण ही पूजना प्रारंभ किया था। उन्हें वो दैवीय शक्ति मानता था और उनकी पूजा करता था। प्राचीन यूनानी और भारतीय विचारकों ने मानव जीवन और क्रियाओं पर प्रकृति के प्रभाव को बताया है। लेकिन निश्चयवादी विचारधारा जो है, इसका मुख्य रूप से जन्म और विकास जर्मनी में हुआ और 18वीं-19वीं शताब्दी में यह विचारधारा फैली हुई थी, जैसा कि मैंने बताया। और 20वीं शताब्दी के आरंभिक 20 वर्षों में इसका पर्याप्त प्रभाव था। मुख्य रूप से 1911 में यह संकल्पना अपने सर्वोच्च पर थी, जब कुमारी सैम्पुल, जो कि रेडजल की शिष्या थी और अमेरिकी भूगोलवेता थी वैसे, कि बुक भौगोलिक वातावरण का प्रभाव प्रकाशित हुई। उस समय निश्चयवादी विचारधारा जो है वो अपने सर्वोच्च पर थी। अब अगर हम देखते हैं कि विभिन्न भूगोलवेता जो हुए हैं, उन्होंने उनके निश्चयवादी संबंधी क्या विचार रहे हैं, तो सबसे पहले हम यूनानी भूगोलवेताओं में देखते हैं हिप्पोक्रेट्स। हिप्पोक्रेट्स ने अपनी बुक ऑन एयर वाटर और ऑन एयर वाटर एंड लैंड नामक उनकी जो पुस्तक है, उसमें हिप्पोक्रेट्स ने बताया है कि आराम पसंद एशियाई और मेहनती यूरोपीय निवासियों की प्रकृति में भिन्नता को उनके वातावरण की उपज उन्होंने बताया। उन्होंने कहा है कि एशियाई लोग जो हैं वो आराम पसंद होते हैं, जबकि यूरोप के निवासी जो हैं वो मेहनती होते हैं अधिक। ये भिन्नता उनके वातावरण के कारण ही, वहाँ की जलवायु में भिन्नता के कारण ही होती है। और हिप्पोक्रेट्स जो है वो यूनानी भूगोलवेता थे। उन्होंने कहा कि मानव मैदानी भागों में रहना पसंद करता है, क्योंकि वहाँ पर पेयजल और स्वच्छता की सुविधा होती है। इसके बाद हम देखते हैं हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है, उनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि मिस्र की सभ्यता का विकास वहाँ की उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों के कारण संभव हुआ। हम जानते हैं कि मिस्र में से नील नदी बहती है और नील नदी के आसपास वाले क्षेत्र में मानव सभ्यता जो है उसका विकास हुआ। और वहाँ पर नदी की उपस्थिति और जो जलवायविक दशाएं थी, उनके उपयुक्त होने के कारण ही वहाँ पर जो मानव जो है सभ्यता, मिस्र की सभ्यता जो है उसका विकास हुआ। उसके बाद हम अरस्तु को देखें तो अरस्तु ने कुछ निश्चित देशों की प्रगति के लिए उनकी अनुकूल जलवायविक और पर्यावरणीय दशाओं को उत्तरदायी बताया। ये यूनानी भूगोलवेता थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक राजनीति में कहा है कि यूरोप के ठंडे देशों के निवासी बहादुर होते हैं, किंतु उनके विचारों और तकनीकी कौशल की उनमें कमी होती है। इसके विपरीत एशिया के लोग जो हैं वो विचारवान होते हैं और कुशल होते हैं, लेकिन वो उत्साही नहीं होते हैं। अब हम्बोल्ट, स्ट्रैबो, वॉरेनियस और इमैनुअल कांट जो हुए हैं 18वीं शताब्दी में, ये भूगोलवेता हुए हैं। इन्होंने भी प्रकृति को सर्वशक्तिमान माना और प्रकृति को मानव जीवन का नियंत्रक माना इन्होंने, और मनुष्य के अस्तित्व को इन्होंने पूरी तरह से प्रकृति का उपहार ही माना। इन्होंने कहा कि वातावरणीय कारक जैसे कि उच्चावच, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति आदि मनुष्य के क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं, प्रभाव डालते हैं। ये थे यूनानी भूगोलवेता। अब रेटर और हम्बोल्ट जो कि जर्मन भूगोलवेता थे, इन्होंने भी नियतिवाद और निश्चयवाद के पक्ष में अपने विचार दिए। रिटर ने नियतिवादी संबंधी विचार अपनी पुस्तक यूरोपा में और हम्बोल्ट ने अपनी पुस्तक कॉस्मोस में दिए हैं। इन्होंने भौतिक पक्ष के साथ ही मानव के अस्तित्व को तो स्वीकारा था, जिससे कि नियतिवादी विचारधारा में एक नया मोड़ आया। इन्होंने वैज्ञानिक ढंग से वातावरण का प्रभाव मानव के ऊपर बतलाया। हम्बोल्ट प्रकृति की एकता में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि समस्त पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक समस्त प्रकृति में एक ही आत्मा व्याप्त है। पत्थरों, पौधों, पशु, मानव में भी केवल एक ही जीवन ओतप्रोत है। कॉस्मोस में हम्बोल्ट ने पूर्वकालीन सभ्यताओं के विकास में
भूमध्य सागर के प्रभाव को बताया है और पृथ्वी के निर्जीव तल और जीवधारियों में सभी जीव आ गए, जिसमें वनस्पति, जंतु, मानव जगत तीनों शामिल हो हैं। जीवधारियों के बीच पारस्परिक संबंधों का इन्होंने विश्लेषण किया है और मनुष्य पर उसके निवास क्षेत्र की प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए मानव प्रजातियों में शारीरिक लक्षणों में अंतर पाया जाता है, ऐसा हम्बोल्ट ने अपनी पुस्तक कॉस्मोस में बताया है। इसके बाद आते हैं डार्विन जो है, इन्होंने 1859 में अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति, बुक इन्होंने प्रकाशित करी, जिसमें इन्होंने बताया कि इन्होंने पर्यावरण के अनुकूल बनाकर जीवित रहते हैं। मनुष्य जो है, जीव जो है, वो स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बनाकर जीवित रहते हैं और जो जीव अनुकूलन करने में असमर्थ रहते हैं वे थोड़े समय के पश्चात नष्ट हो जाते हैं और सक्षम जीव ही जीवित रह पाते हैं और उन्हीं का जीवों से ही जाति का विकास होता है। इसे डार्विन ने प्राकृतिक चयन कहा है। मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र, आश्रय और शारीरिक गठन के साथ साथ उसकी विभिन्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्रियाओं का निर्धारण भी प्रकृति के द्वारा होता है, ऐसा डार्विन का कहना है। अब इसी टॉपिक को कल हम आगे बढ़ाएंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नियतिवादी जो विचारधारा है इसको ही हम आगे कल पूरा करेंगे। आज तक के लिए इतना ही।